कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क की एक कॉलेज स्टूडेंट जस्टिन से। जस्टिन एक अमीर फैमिली से आती है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। उसे पॉलिटिक्स या प्रोटेस्ट जैसी चीजों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। एक दिन कॉलेज में उसकी नजर एक एक्टिविस्ट ग्रुप पर पड़ती है। इस ग्रुप को एलेहाद्रो नाम का लड़का लीड कर रहा होता है। वह अमेज़न जंगल में रहने वाली एक आदिवासी ट्राइब को बचाने की बात करता है। उसका कहना था कि कुछ बड़ी कंपनीज जंगल काटकर वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो उस ट्राइब का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जस्टिन पहले तो इन बातों को बस सुनती रहती है, लेकिन धीरे धीरे एलेहाद्रो की बातें उस पर असर करने लगती हैं। उसे लगता है कि अगर सच में किसी ट्राइब को बचाने के लिए आवाज उठानी है तो इसमें गलत क्या है। इसी वजह से वह भी उस ग्रुप से जुड़ जाती है। कुछ दिनों बाद एलेहाद्रो अपने ग्रुप को बताता है कि उन्हें अमेज़न जाना होगा। उनका प्लान था कि वे लोग वहां जाकर खुद को पेड़ों से बांध लेंगे और पूरा प्रोटेस्ट इंटरनेट पर लाइव कर देंगे ताकि पूरी दुनिया देख सके कि जंगल के साथ क्या हो रहा है। जस्टिन भी भावनाओं में आकर इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जंगल को बचाने वह जा रही है वहीं से उसकी असली मुसीबत शुरू होगी। इसके बाद जस्टिन अपने बाकी साथियों के साथ अमेज़न पहुंचती है। वहां जाकर वे देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीन्स जंगल काट रही है और आर्म्ड गार्ड्स वहां पहरा दे रहे हैं। लेकिन ग्रुप अपने प्लान पर काम शुरू कर देता है। वे लोग खुद को पेड़ों से बांधते हैं और कैमरा ऑन कर देते हैं। एलेहाद्रो लाइव वीडियो में बोलता है कि यहाँ जंगल और इनोसेंट ट्राइब को खत्म किया जा रहा है। कुछ ही देर में उनका वीडियो इंटरनेट पर फैल जाता है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी पर प्रेशर आ जाता है क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें देख रही होती है। आखिरकार ऑपरेशन रोकना पड़ता है। ग्रुप को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। जस्टिन भी पहली बार खुद को हीरो जैसा महसूस करती है। सब लोग खुश होकर वापस लौटने लगते हैं, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। वापसी में सभी लोग एक छोटे प्लेन में बैठे होते हैं। कोई अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा होता है, कोई फोन में वीडियो देख रहा होता है। तभी अचानक प्लेन में जोरदार झटका लगता है। पायलट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन लगातार नीचे गिरने लगता है। अंदर बैठे लोग चीखने लगते हैं और कुछ ही पलों में प्लेन अमेज़न के घने जंगलों में क्रैश हो जाता है। क्रैश बहुत भयानक होता है। कई लोग वहीं मारे जाते हैं और जो बचते हैं वे बुरी तरह घायल होते हैं। जस्टिन किसी तरह होश में आती है। चारों तरफ धुआं, टूटा हुआ सामान और घायल लोग पड़े होते हैं। जो लोग जिंदा बचे थे वे प्लेन से बाहर निकलते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि उनका जीपीएस ट्रैकर भी खो गया है और फोन्स में सिग्नल भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जो आदमी इस इलाके को सबसे अच्छे से जानता था वह भी क्रैश में मर चुका था। अब ये लोग अमेज़न के ऐसे जंगल में फंस चुके थे जहां ना रास्ता पता था और ना मदद बुलाने का कोई तरीका। एलेहाद्रो सबको शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर वे लोग किसी नदी तक पहुंच जाएं तो शायद रास्ता मिल सकता है। तभी जंगल के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। पहले सबको लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें पास आती है तो उन्हें समझ आता है कि ये इंसानों की आवाजें हैं। कुछ ही देर में पेड़ों के पीछे से आदिवासी लोग बाहर आते हैं। उनके शरीर पर लाल रंग लगा होता है और हाथों में हथियार होते हैं। जस्टिन और उसके साथी पहले उन्हें देखकर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये लोग उनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी अचानक एक आदिवासी उन पर हमला कर देता है। सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ घना जंगल, कीचड़ और अनजान रास्ते होते हैं। कुछ ही देर में ट्राइब के लोग स्टूडेंट्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वे जहरीले तीरों से एक एक करके सबको बेहोश कर देते हैं। जस्टिन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है और उसे सिर्फ लाल रंग से पुते चेहरे दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद जब जस्टिन को होश आता है तो वह खुद को एक लकड़ी की नाव में बंधा हुआ पाती है। उसके आसपास बाकी साथी भी बेहोश पड़े होते हैं। वह रस्सियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी काले रंग से पुता एक आदिवासी उस पर जोर से चिल्लाता है। जस्टिन तुरंत शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद नाव किनारे पहुंचती है। वहां पूरा कबीला उनका इंतजार कर रहा होता है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उन्होंने पहली बार ऐसे इंसान देखे हों। जब इन्हें गांव में लाया जाता है तो पूरा कबीला इनके आसपास जमा हो जाता है। कोई इनके बाल छूता है, कोई कपड़े देखता है, कोई चेहरे को गौर से देखता है। तभी जस्टिन की नजर गांव में पड़ी हड्डियों, खोपड़ियों और पेड़ों पर लटकी चीजों पर जाती है। अब जस्टिन को समझ आ जाता है कि ये कोई आम ट्राइब नहीं है। तभी भीड़ के बीच से एक बूढ़ी औरत सामने आती है। उसके हाथ में लाठी होती है और उसकी एक आवाज पर पूरा कबीला शांत हो जाता है। साफ लग रहा था कि वही इस ट्राइब की मुखिया है। वह एक एक करके सभी कैदियों को देखती है और अपनी भाषा में कुछ बोलती है। किसी को उसकी बात समझ नहीं आती। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को उठाकर एक गंदे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब इन्हें पता चल चुका था कि जिस ट्राइब को बचाने ये लोग इतनी दूर आए थे उसी ट्राइब ने इन्हें कैदी बना लिया है।
पिंजरे के अंदर सबकी हालत खराब थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब इनके साथ क्या होगा। बाहर खड़े आदिवासी इन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शिकार को देखता है। तभी कबीले के कुछ लोग पिंजरे के पास आते हैं और उनमें से एक मोटे लड़के को बाहर खींच लेते हैं। फिर उस लड़के को एक अजीब सा तरल पिलाया जाता है जिससे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है। इसके बाद उसे चट्टान पर लिटा दिया जाता है और कबीले के लोग उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। जस्टिन और बाकी लोग यह सब देखकर घबरा जाते हैं। तभी मुखिया उसके साथ अपनी खौफनाक रस्म शुरू करती है। पिंजरे में बैठे स्टूडेंट्स चीखने लगते हैं। कोई अपना चेहरा छुपा लेता है तो कोई सदमे में चुप हो जाता है। कुछ ही देर में वह लड़का उस कबीले की रस्म का शिकार बन जाता है। इसके बाद कबीले वाले उसके शरीर को अपनी दावत के लिए तैयार करने लगते हैं। वे सब कुछ इतने नॉर्मल तरीके से कर रहे थे जैसे उनके लिए यह रोज की बात हो। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी पास खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अब जस्टिन और उसके साथियों को साफ समझ आ चुका था कि यह एक नरभक्षी कबीला है जो बाहरी लोगों को पकड़कर अपनी रस्मों और खाने का हिस्सा बना लेता है। पिंजरे में बैठे सब लोग डर से टूट चुके थे, लेकिन एलेहाद्रो बाकी लोगों की तरह घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। वह चुपचाप अपने फोन में सिग्नल ढूंढ रहा था ताकि किसी तरह बाहर मदद भेज सके। लेकिन इस जंगल में कोई सिग्नल नहीं था। जीपीएस भी खो चुका था और बाहर की दुनिया को यह तक नहीं पता था कि प्लेन क्रैश के बाद ये लोग जिंदा हैं। थोड़ी देर बाद कबीले के लोग दावत के लिए बैठ जाते हैं और पूरा गांव एक जगह जमा होता है। जस्टिन और उसके साथी पिंजरे से यह सब देख रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए यह नजारा सहन करना मुश्किल था। अब ये लोग जानवरों से भी बदतर हालत में थे। उन्हें उसी पिंजरे में बंद रहना था, वही खाना पीना था और बाहर पहरेदार हर समय उन पर नजर रख रहे थे। धीरे धीरे रात हो जाती है। गांव में बिजली नहीं थी, इसीलिए चारों तरफ सिर्फ आग की रोशनी दिख रही होती है। उसी रोशनी में आदिवासियों के लाल रंग से पुते चेहरे और अजीब लग रहे थे। पिंजरे के अंदर बैठे सभी लोग धीरे धीरे बात करने लगते हैं। एक लड़का कहता है कि अगर उनका जीपीएस ट्रैकर मिल जाए तो शायद वे बाहर हेल्प भेज सकते हैं, लेकिन एलेहाद्रो उसकी बात काट देता है। वह कहता है कि यह सब सोचना बेकार है। यह कबीला पूरे जंगल को अच्छे से जानता है। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो थोड़ी ही देर में पकड़ लिया जाएगा और जैसे ही ये लोग अपना पिछला शिकार खत्म करेंगे, अगली बारी हम लोगों की होगी। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। जस्टिन को अब एलेहाद्रो पर गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि उसी ने सबको हीरो बनने का सपना दिखाकर यहाँ फंसा दिया। जस्टिन गुस्से में उससे कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमें यहाँ नहीं लाते तो आज हम इस हालत में नहीं होते। एलेहाद्रो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब बाकी लोग भी उस पर भरोसा खोने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की पिंजरे की छत से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर वह जंगल में भाग सकती है। सभी लोग चुपचाप उसे देखते रहते हैं। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। कुछ पल के लिए लगता है कि शायद वह बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी पहरेदार उसे देख लेता है और उस पर बेहोशी वाला तीर चला देता है। तीर लगते ही लड़की नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि यहाँ से भागना आसान नहीं है। ये जंगल उनका नहीं था और ये कबीला हर वक्त उन पर नजर रखे हुए था। रात किसी तरह कट जाती है। अगली सुबह जस्टिन पिंजरे के एक कोने में बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक छोटे आदिवासी लड़के पर पड़ती है। वह बाकी बच्चों की तरह उसे घूर नहीं रहा था, बल्कि उसके गले में पड़ी छोटी सी सीटी को ध्यान से देख रहा था। जस्टिन को लगता है कि शायद यह बच्चा उस सीटी में इंटरेस्ट ले रहा है। वह धीरे से सीटी बजाती है। सीटी की आवाज सुनकर बच्चा हैरान हो जाता है। वह उसे ध्यान से देखने लगता है। जस्टिन को पहली बार लगता है कि शायद इस बच्चे से आगे चलकर मदद मिल सकती है, लेकिन तभी पिंजरे के पास खड़ा काले रंग से पुता आदिवासी यह आवाज सुन लेता है। वह गुस्से में वहां आता है और बाकी लोगों को बुला लेता है। अगले ही पल पिंजरा खोला जाता है और सभी लड़कियों को बाहर खींच लिया जाता है। जस्टिन और बाकी लड़कियां चिल्लाती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें उसी जगह ले जाया जाता है जहां पहले उस मोटे लड़के के साथ रस्म हुई थी। ये जगह देखते ही जस्टिन घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब बारी उन्हीं में से किसी की है। वहां बूढ़ी मुखिया पहले से मौजूद होती है। वह एक एक करके सभी लड़कियों को ध्यान से देखती है। कुछ देर बाद वह 2 लड़कियों को वापस पिंजरे में भेज देती है, लेकिन जस्टिन को रोक लेती है। पिंजरे में बैठे बाकी लोग यह देखकर परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि जस्टिन को अलग क्यों रखा गया है। इसके बाद कबीले की औरतें जस्टिन को पकड़ लेती हैं और उसके चेहरे और शरीर पर लाल सफेद रंग लगाने लगती है। जस्टिन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे कसकर पकड़े रहती हैं। अब जस्टिन समझ चुकी थी कि उसे किसी खास रस्म के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी बीच पिंजरे में बैठे लोग देखते हैं कि कबीले की एक लड़की को भी वैसा ही लाल सफेद रंग लगाया गया है। अब उन्हें समझ आने लगता है कि जस्टिन को भी किसी पुरानी रस्म के लिए तैयार किया जा रहा है। जस्टिन यह सब देखकर डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह जल्दी यहाँ से नहीं निकली तो उसके साथ भी कुछ बहुत गलत होने वाला है। दूसरी तरफ एलेहाद्रो अभी भी पिंजरे में शांत बैठा होता है। बाकी लोग उससे गुस्सा होते हैं
और कहते हैं कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। अगर वह इस मिशन पर नहीं लाता तो आज कोई इस हालत में नहीं होता। लेकिन एलेहाद्रो साफ जवाब नहीं देता। वह बस इतना कहता है कि अभी पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से गांव के ज्यादातर लोग अपनी झोपड़ियों में चले जाते हैं। बाहर सिर्फ कुछ पहरेदार रह जाते हैं। पिंजरे में बंद लोगों को पहली बार भागने का मौका दिखता है। तभी उनमें से एक लड़की धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह कॉलेज एथलीट होती है, इसलिए बाकी लोग उसे रोकते नहीं। सबको लगता है कि अगर वह बाहर जाकर हेल्प ला पाई तो शायद सभी बच सकते हैं। एक लड़का अपने फोन की रिंगटोन बजाकर पहरेदार का ध्यान भटका देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर लड़की पिंजरे के ऊपर चढ़ती है और बाहर निकल जाती है। बारिश तेज थी और जमीन फिसलन भरी थी, लेकिन वह बिना पीछे देखे भागती रहती है। आदिवासी उसके पीछे जाते हैं, पर वह उनसे आगे निकल जाती है। भागते भागते उसे नदी किनारे एक लकड़ी की नाव दिखती है। वह तुरंत नाव में बैठती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। पिंजरे में बैठे लोगों को लगता है कि शायद अब मदद आ सकती है, लेकिन इस जंगल में बचना इतना आसान नहीं था। कुछ देर बाद कबीले के लोग पिंजरे के पास खाना लेकर आते हैं। पहले तो सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि इस खाने का सच क्या हो सकता है। लेकिन भूख की वजह से सब कमजोर हो चुके थे। एलेहाद्रो बिना ज्यादा सोचे खाना खाने लगता है। बाकी लोग उसे देखकर और परेशान हो जाते हैं। तभी जस्टिन की नजर फिर उसी छोटे आदिवासी लड़के पर पड़ती है। वह अभी भी उसकी सीटी को देख रहा होता है। जस्टिन धीरे से सीटी बजाती है। इस बार बच्चा उसे ध्यान से देखता है, जैसे वह उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। जस्टिन को लगता है कि शायद इसी बच्चे से आगे मदद मिल सकती है। इसी बीच पिंजरे में बैठी एक सुनहरे बालों वाली लड़की भूख से टूट जाती है। वह पहले खाना खाने से मना करती है क्योंकि वह वेजिटेरियन होती है, लेकिन आखिरकार वह कटोरा उठा लेती है। वह खाना शुरू करती है। तभी उसकी नजर कटोरे में पड़ी एक पहचान वाली चीज पर जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह खाना किसी जानवर का नहीं है, यह उसी लड़की का है जो बारिश में भागी थी। यह सच जानकर वह अंदर से टूट जाती है। उसके हाथ से कटोरा गिर जाता है और बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। अब सबको समझ आ जाता है कि जो लड़की थोड़ी देर पहले भागी थी वह भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाई। यह सच सुनहरे बालों वाली लड़की सहन नहीं कर पाती। वह कुछ देर कटोरे को देखती रहती है। बाकी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अचानक वह टूटे हुए कटोरे का नुकीला टुकड़ा उठाती है और खुद को खत्म कर लेती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि पिंजरे में बैठे लोग कुछ पल तक कुछ समझ ही नहीं पाते। अब उनके सामने एक और लाश पड़ी थी। तभी उनमें से एक लड़के को आइडिया आता है। वह कहता है कि अगर कबीले वाले इस लड़की को भी खाने के लिए ले जाएंगे तो वे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। वह बताता है कि उनके पास कुछ नशीले पत्ते हैं। अगर वे इन्हें किसी तरह उसके शरीर में छिपा दें तो जब कबीले वाले उसे खाएंगे तो नशे का असर उन पर पड़ेगा। प्लान बहुत रिस्की था, लेकिन उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में वे लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ देर बाद वही कबीले का आदमी आता है और बिना किसी रिएक्शन के लाश को बाहर ले जाता है। कबीले वाले फिर से खाना तैयार करते हैं। पिंजरे में बैठे सभी लोग चुपचाप देखते रहते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका प्लान काम करेगा या नहीं। कुछ देर तक सब नॉर्मल रहता है। कबीले वाले पहले की तरह खाना खाते रहते हैं। जस्टिन को लगने लगता है कि शायद प्लान फेल हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद असर दिखना शुरू हो जाता है। कई आदिवासी लड़खड़ाने लगते हैं। कुछ अजीब तरह से हंसते हैं तो कुछ जमीन पर गिरने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव नशे के असर में आ जाता है। यही उनका मौका था। जस्टिन और उसके साथी पिंजरे से निकलते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं। बाहर पहरा कमजोर हो चुका था, इसलिए वे तेजी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच एलेहाद्रो की असली सोच सामने आती है। जब एक लड़का उनके साथ भागने लगता है तो एलेहाद्रो अपनी जान बचाने के लिए उसे पीछे रोक देता है और उसे मारकर गिरा देता है। जस्टिन यह देखकर समझ जाती है कि एलेहाद्रो अब किसी को बचाने नहीं, सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था, इसलिए वह आगे भागती रहती है। कुछ देर बाद पीछे छूटे लड़के को होश आता है। उसके सामने दो आदिवासी खड़े होते हैं जो नशे के असर में अजीब तरह से हंस रहे थे। वह धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनमें से एक उस पर हमला कर देता है। लड़का जान बचाकर भागता है, लेकिन आसपास के बाकी आदिवासी भी उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। कुछ ही पलों में वह चारों तरफ से घिर जाता है। दूसरी तरफ जस्टिन और डैनियल बिना पीछे देखे भागते रहते हैं। वे नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पानी के रास्ते शायद कोई कैंप या रेस्क्यू टीम मिल सकती है। जंगल बहुत घना था और जमीन फिसलन भरी थी। जस्टिन बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन रुकना मतलब फिर से पकड़ा जाना था। भागते भागते जस्टिन और डैनियल एक नदी के पास पहुंचते हैं। उन्हें नदी पार करनी थी। डैनियल पहले आगे बढ़ता है और जस्टिन को सावधानी से आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही जस्टिन पानी में उतरती है उसका पैर फिसल जाता है
और तेज बहाव उसे बहाकर ले जाने लगता है। जस्टिन मदद के लिए चिल्लाती है। डैनियल नदी के किनारे किनारे भागता है और किसी तरह पेड़ की डाल पकड़ाकर उसे बाहर निकाल लेता है। दोनों बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन रुकना सेफ नहीं था। थोड़ी देर बाद वे उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। अब वह जगह और भी खराब हालत में थी। मलबे के आसपास उनके मरे हुए साथियों के निशान पड़े थे। डैनियल तुरंत प्लेन के मलबे में जीपीएस ट्रैकर ढूंढने लगता है। काफी देर बाद उसे ट्रैकर मिल जाता है। दोनों को लगता है कि अब शायद मदद भेजी जा सकती है, लेकिन जब वे उसे ऑन करते हैं तो पता चलता है कि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। तभी उन्हें एक फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। दोनों आवाज की तरफ जाते हैं और मलबे के पास पड़ी एक लाश की जेब चेक करते हैं। वहां से उन्हें एक फोन मिल जाता है जो अभी भी चल रहा था। जस्टिन को लगता है कि शायद अब उनके पास बचने का आखिरी मौका है, लेकिन तभी जंगल से आवाजें आने लगती हैं। कबीले वाले उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच चुके थे। जस्टिन और डैनियल भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। आदिवासी उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं, वापस गांव ले जाते हैं। गांव पहुंचते ही जस्टिन को फिर से अलग कर दिया जाता है और औरतें उसे उसी रस्म के लिए तैयार करने लगती हैं। उसके चेहरे और शरीर पर फिर से लाल सफेद रंग लगाया जाता है। दूसरी तरफ डैनियल को गांव के बीच एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया जाता है। वह जस्टिन को आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज भीड़ में दब जाती है। तभी कबीले का वही खतरनाक आदमी डैनियल के पास आता है। वह उसे ऐसी सजा देता है कि डैनियल दर्द से चीखने लगता है। इसके बाद उसके शरीर पर एक चिपचिपा लेप लगाया जाता है और कुछ ही देर में लाल चींटियां उसके शरीर पर चढ़ने लगती हैं। डैनियल तड़पता रहता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जस्टिन यह सब देखकर रोने लगती है, लेकिन वह खुद भी उन्हीं लोगों के कब्जे में थी। पिंजरे में बंद एलेहाद्रो भी यह सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। जस्टिन समझ जाती है कि अब अगर कुछ नहीं हुआ तो वह कभी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। मुखिया धीरे धीरे उसके करीब आती है और जस्टिन डर के मारे कांपने लगती है। तभी अचानक गांव के बाहर से जोरदार चीखें सुनाई देती हैं। पूरा कबीला रुक जाता है। मुखिया भी पीछे मुड़कर देखने लगती है। कुछ आदिवासी बाहर की तरफ भागते हैं और थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी वापस आता है। उसके हाथ में किसी बाहरी आदमी का कटा हुआ सिर होता है। ये देखकर गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अब कबीले को समझ आ जाता है कि जंगल में बाहरी लोग घुस चुके हैं। मुखिया तुरंत इशारा करती है और गांव के ज्यादातर आदमी हथियार लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब गांव लगभग खाली था। पीछे सिर्फ औरतें, बच्चे और कुछ पहरेदार बचे थे। यही जस्टिन के लिए मौका था। तभी वही छोटा आदिवासी लड़का चुपके से उसके पास आता है जो पहले उसकी सीटी देख रहा था। वह कुछ देर जस्टिन को देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी रस्सियां खोल देता है। जस्टिन को यकीन नहीं होता कि इस कबीले में कोई उसकी मदद कर रहा है। वह वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर डैनियल पर पड़ती है। वह अभी भी खंभे से बंधा हुआ था और बहुत कमजोर हो चुका था। जस्टिन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। वह तुरंत उसके पास जाती है और उसकी रस्सियां खोलने लगती है। डैनियल उसे रोकता है। वह कहता है कि अब वह चल नहीं सकता। अगर जस्टिन उसे लेकर भागेगी तो दोनों पकड़े जाएंगे। वह जस्टिन को फोन देता है और कहता है कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है, इसे लेकर भाग जाओ। जस्टिन रोते हुए उसे छोड़ना नहीं चाहती। तभी वही छोटा लड़का डैनियल के पास आता है। जस्टिन को लगता है कि शायद वह डैनियल की मदद करेगा, लेकिन अगले ही पल वह डैनियल को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। जस्टिन ये देखकर टूट जाती है। शायद बच्चे ने डैनियल को और ज्यादा तकलीफ से बचाया था, लेकिन जस्टिन के लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल था। अब उसके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था। वह फोन लेकर गांव से बाहर भागती है। पिंजरे में बंद एलेहाद्रो उसे देख लेता है। वह उसे आवाज लगाता है और कहता है कि मुझे भी बाहर निकालो, लेकिन इस बार जस्टिन उसकी तरफ देखती भी नहीं। उसे याद था कि एलेहाद्रो ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथी को पीछे छोड़ दिया था, इसलिए जस्टिन बिना रुके आगे भाग जाती है। छोटा आदिवासी लड़का उसे जंगल के अंदर ऐसे रास्ते से ले जाता है जिसे कोई बाहरी इंसान खुद नहीं ढूंढ सकता था। कुछ दूर जाकर वह रुक जाता है। शायद वह इससे आगे नहीं जा सकता था। जस्टिन अपने गले से वही छोटी सी सीटी निकालती है और उसे दे देती है। ये उसका शुक्रिया कहने का तरीका था। इसके बाद जस्टिन फिर आगे भागती है। उसे एक नदी पार करनी होती है। वह पानी में उतरती है और धीरे धीरे दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कुछ आदिवासी वापस लौट आते हैं और उसे नदी में देख लेते हैं। वे तुरंत उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। जस्टिन तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वे उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी जंगल से अचानक एक जगुआर निकलता है। कबीले वाले उसे देखकर रुक जाते हैं। उनके लिए यह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि एक संकेत जैसा था। हैरानी की बात यह थी कि जगुआर जस्टिन पर हमला नहीं करता। वह कुछ पल उसे देखता है और फिर जंगल की तरफ चला जाता है। कबीले वाले इसे संकेत समझते हैं और जस्टिन का पीछा छोड़ देते हैं। जस्टिन किसी तरह नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है, लेकिन आगे बढ़ते ही उसे गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। जंगल के दूसरी तरफ आर्म्ड ग्रुप और कबीले के लोग आपस में लड़ रहे थे। कबीले वाले तीर और हथियारों से लड़ रहे थे,
लेकिन सामने गन्स थीं। कई आदिवासी वहीं गिरते जा रहे थे। जस्टिन यह सब देखकर रुक जाती है। अगर वह सीधे सामने जाती तो वे उसे भी आदिवासी समझकर गोली मार सकते थे, और अगर वह छुपी रहती तो शायद फिर कभी बाहर नहीं निकल पाती। तभी उसे अपने हाथ में पकड़ा फोन याद आता है। वह फोन ऊपर उठाती है, दोनों हाथ हवा में करती है और धीरे धीरे फायरिंग जोन की तरफ बढ़ने लगती है। दूर से उसके शरीर पर लगा रंग देखकर कोई भी उसे ट्राइब की लड़की समझ सकता था, लेकिन फोन देखकर कमांडर समझ जाता है कि यह कोई सर्वाइवर है। वह तुरंत अपने लोगों को फायरिंग रोकने का इशारा करता है। जस्टिन चिल्लाकर बताती है कि वह उस प्लेन क्रैश में बची हुई लड़की है। सोल्जर्स उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। जैसे ही जस्टिन उनके पास पहुंचती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतनी देर तक भागने के बाद पहली बार उसे लगता है कि शायद अब वह बच गई है। कुछ देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है और जस्टिन को वहां से निकालने की तैयारी होती है, लेकिन जाने से पहले एक सोल्जर उससे पूछता है कि क्या उसके साथ कोई और भी जिंदा है। ये सवाल सुनकर जस्टिन कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके दिमाग में प्लेन क्रैश, पिंजरा, डेनियल की मौत और पिंजरे में बंद अलेहांद्रो सब घूमने लगता है। वह जानती थी कि अलेहांद्रो अभी भी जिंदा है, लेकिन यह भी सच था कि उसी की वजह से ये सब यहाँ फंसे थे और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथियों को पीछे छोड़ दिया था। कुछ सेकंड बाद जस्टिन झूठ बोल देती है। वह कहती है कि नहीं, कोई और जिंदा नहीं बचा, बाकी सभी लोग प्लेन क्रैश में ही मर गए। सोल्जर्स उसकी बात मान लेते हैं और हेलीकॉप्टर वहां से उड़ जाता है। जस्टिन खिड़की से नीचे अमेज़न जंगल को देखती रहती है। यही वह जंगल था जिसे बचाने वह आई थी, लेकिन इसी जंगल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसके बाद जस्टिन अपने घर वापस आ जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल जाती है। मीडिया उसे एक ब्रेव सर्वाइवर की तरह दिखाने लगता है, लेकिन जस्टिन दुनिया से एक बड़ा सच छुपा लेती है। वह किसी को नहीं बताती कि उसके दोस्तों के साथ असल में क्या हुआ था। उल्टा वह सबके सामने यही कहती है कि प्लेन क्रैश के बाद उसी ट्राइब ने उसकी मदद की थी। अगर वे लोग नहीं होते तो वह जिंदा वापस नहीं आ पाती। लोग उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद जस्टिन अपने घर पर होती है। वह बाहर तो आ चुकी थी, लेकिन उस जंगल का डर अभी भी उसके दिमाग से नहीं गया था। तभी उसे एक फोन कॉल आता है। ये कॉल एलेहांद्रो की बहन का होता है। वह जस्टिन को बताती है कि अमेज़न के उसी इलाके की सैटेलाइट इमेज में एक अजीब आदमी दिखा है। उसका पूरा शरीर काले रंग से पुता हुआ है और वह आदिवासियों के बीच खड़ा है। उसकी शक्ल काफी हद तक एलेहांद्रो से मिलती है। ये सुनते ही जस्टिन के होश उड़ जाते हैं। जिस आदमी को वह उस जंगल में छोड़कर आई थी, वह अब किसी और रूप में जिंदा था। और इसी ट्विस्ट के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।